चैप्टर का क्या नाम है? चैप्टर का जो नाम है ये है मांग की लोच। इस चैप्टर के अंदर हम ये सीखेंगे कि भाई मांग की जो लोच होती है वो क्या होती है, मांग की लोच कितने तरीके की होती है, और मांग की लोच की जो श्रेणियाँ होती हैं वो क्या होती है, और मांग की लोच को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो और मांग की लोच कैसे कैसे निकाली जा सकती है, इसकी विधियाँ जो होती हैं, कुलवय विधि, प्रतिशत विधि, बिंदु विधि, कई सारी तरीके की होती है। तो उसके बारे में हम जो है पढ़ेंगे। ये बहुत अच्छा चैप्टर है, ध्यान से समझिएगा, थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, मांग की लोच पढ़ने से पहले सबसे पहले जो है हम ये समझते हैं कि लोच क्या होती है। लोच, लोच का मतलब है कि अगर किसी एक चर के अंदर, अगर किसी एक चर के अंदर अगर परिवर्तन होता है, चर क्या होता है अभी मैं बताता हूँ आपको। अगर किसी एक चर के अंदर अगर परिवर्तन होता है तो उसका दूसरे चर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस चीज़ को जो है, उस चीज़ को जो है कौन डिस्कशन करता है, उस चीज़ को जो है लोच डिस्कस करता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक चर ले लिया जिसका नाम है कीमत, और यहाँ पे मैंने दूसरा चर ले लिया जिसका नाम है मांग। तो ये यहाँ पे क्या होगा कि कीमत में अगर परिवर्तन हुआ, कीमत में परिवर्तन का मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस चीज़ की जो है, इस चीज़ की जो है जो डिस्कशन करेगा वो जो है लोच होती है। ठीक है, अच्छा, तो टॉपिक का नाम है, अब ये बात आ गई समझ। अभी मैंने लोच बताया आपको कि अगर एक चर में अगर परिवर्तन होता है तो उसका दूसरे चर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। लाइक एक चर मैंने यहाँ पे कीमत ले लिया, एक चर मैंने यहाँ पे मांग ले लिया, तो ये हो गया लोच। लोच इस चीज़ के बारे में डिस्कस करता है। अब क्वेश्चन ये है मांग की लोच क्या होती है। मांग की जो लोच है, मांग की लोच जो है वो क्या होगी। ठीक है, मांग की लोच जो है वो क्या होगी। मांग की लोच जो है किसके बारे में जो है, चलो आप ऐसे लिखिए, आप ऐसे लिखिए कि जो लोच होती है, जो लोच होती है वो जो है ये आपकी इसको हम अलग अलग टाइप यहाँ पे करके लिखते हैं। एक मिनट रुकिए ज़रा, इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसके ऊपर जो है क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता ही आता है। इसको आप लिखेंगे कि जो लोच है ना वो 3 तरीके की होती है। सबसे पहले जो है ये कह सकते हो कि, चलो देखो, पहले मैंने आपको बोला, पहले हमने लोच पढ़ा। ठीक है, पहले हमने लोच पढ़ा, एक मिनट रुकिए बेटा ज़रा। यहाँ पे जो है मांग की लोच क्या होगी। मांग की जो लोच है आपको इस बारे में बताएगी, मांग की जो लोच है आपको इस बारे में बताएगी। कोई भी 2 चर ले लेते हैं, यहाँ पे एक चर यहाँ पे लेते हैं, और यहाँ पे जो है यहाँ पे हम लिखते हैं एक चर, और यहाँ पे हम लिखते हैं दूसरा चर। तो मांग की लोच का मतलब क्या है। मांग की लोच का मतलब ये है, हम यहाँ पे 3 चीज़ें ले लेते हैं कि अगर मान लीजिए कीमत में परिवर्तन होता है, अगर मान लीजिए आय में परिवर्तन होता है, अगर मान लीजिए संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, अगर इन सब चीज़ों के अंदर अगर चेंज आता है तो दूसरा चर क्या है, दूसरा चर है मांग। अगर इन सब में अगर चेंज आता है तो उसका मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस चीज़ को जो है मांग की लोच कहते हैं। और मांग की जो लोच होती है वो कितने तरीके की होती है। मांग की जो लोच होती है ये आपकी 3 तरीके की होती है। सबसे पहली जो होती है उसको कहते हैं मांग की कीमत लोच, मांग की कीमत लोच। दूसरी जो होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मांग की आय लोच। तीसरी जो होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मांग की तिरछी लोच, मांग की तिरछी लोच, या इसको आप जो है
मांग की आड़ी लोच भी कह सकते हो, तो एग्ज़ाम में आड़ी लोच भी लिख के आता है। ठीक है जी। अच्छा, ध्यान से समझेंगे बेटा। मैंने बोला, पहले मैंने आपको बोला लोच क्या होती है, कि अगर किसी एक वेरिएबल के अंदर अगर चेंज आता है तो दूसरे वेरिएबल पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो लोच होती है। फिर मैंने बोला मांग की लोच क्या है, एक वेरिएबल मैंने यहाँ पे ले लिया, कोई भी हो सकता है, वो कीमत भी हो सकता है, वो उपभोक्ता की आय भी हो सकती है, वो संबंधित वस्तु की कीमत भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। एक वस्तु को बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं, हमने मांग वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा। तो अगर इसमें से किसी भी फैक्टर के अंदर अगर परिवर्तन आता है, मतलब अगर कीमत चेंज हो जाए, कीमत चेंज हो जाए, आय चेंज हो जाए, संबंधित वस्तु की कीमत चेंज हो जाए, इन तीनों में से किसी भी फैक्टर के अंदर अगर चेंज आता है तो उसका मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मांग बढ़ेगी या घटेगी, उस चीज़ की जो डिस्कशन करता है वो मांग की लोच होती है। ठीक है। और मैंने बोला मांग की लोच 3 तरीके की होती है। एक होती है कीमत लोच, एक होती है आय लोच, और एक होती है तिरछी लोच। तो वो आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि भाई मांग की कीमत लोच जो है वो क्या होती है। मांग की कीमत लोच में आप लिखेंगे, ये डिस्कशन करता है कि अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो हमें पता है मांग घटती है, और अगर किसी वस्तु की कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। तो मांग की कीमत लोच इस बात पे डिस्कशन करता है, मांग की कीमत लोच इस बात पे डिस्कशन करता है कि कीमत बढ़ने से मांग कितनी घटी, कीमत घटने से मांग कितनी बड़ी और कितनी घटी, उसका मात्रात्मक जो है उसको मेज़र करता है। ठीक है, उसका मापन करता है मांग की कीमत लोच, कि कीमत बढ़ने से मांग कितनी घटी। भाई मांग का नियम आपको ये तो बता देता है कि कीमत बढ़ने से मांग घट रही है, लेकिन कितनी घटी, वो मांग की कीमत लोच आपको जो है मांग की कीमत लोच आपको जो है बता देता है। और जो है कीमत घटने से मांग कितनी बड़ी, कीमत घटने से मांग कितनी बड़ी, वो मेज़र करेगा नंबर में। मांग का नियम एक गुणात्मक है, ये मैं आपको पिछले वाले में भी बता चुका हूँ, लेकिन ये मात्रात्मक है, ये नंबर में आपको बताएगा। जबकि आय लोच आपको क्या बताता है, आय लोच किसके बारे में डिस्कशन करता है, आय लोच डिस्कशन करता है कि अगर उपभोक्ता की आय अगर बढ़ जाती है तो हमें पता है मांग बढ़ जाती है, और अगर उपभोक्ता की आय घट जाती है तो मांग घट जाती है। हम मांग वाले चैप्टर में पढ़ के आए हैं, तो वो तो बस ये हमने पीछे बस ये पढ़ा कि भाई डायरेक्ट रिलेशन होता है, आय बढ़ने पर बढ़ती है, आय बढ़ने पर मांग बढ़ती है, आय घटने पर मांग घटती है, लेकिन कितनी बड़ी और कितनी घटी ये नहीं बताता ना, तो उसको मेज़र करता है, उसको मापने का जो काम है। यहाँ पे भी आप मात्रात्मक की जगह यहाँ पे भी आप जो है मापने का ही लिख लीजिए, उसको मापता है। तो वो कौन है, वो है आय लोच। मतलब जो कीमत और मांग के बारे में बात करेगा वो मांग की कीमत लोच है, जो आय और मांग के बारे में बात करेगा वो मांग की आय लोच है, और जो संबंधित वस्तु के बारे में बात करेगा, किसके बारे में, संबंधित वस्तु। क्या होती है संबंधित वस्तु, स्थानापन्न और पूरक वस्तु जो होती है। अगर संबंधित वस्तु की कीमत के अंदर अगर परिवर्तन होता है, अब वो बेटा स्थानापन्न भी हो सकती है, और वो जो है बेटा पूरक भी हो सकती है, वो तो कोई सी भी हो सकती है। ठीक है, तो उसका मांग पर क्या प्रभाव पड़ा, अगर वो स्थानापन्न है या पूरक है, इस चीज़ को जो मापेगा, इस चीज़ को मापने का जो काम करेगा, इस चीज़ को जो मेज़र किया जाता है, उस चीज़ को हम तीनों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपलसरी है। इसमें से एक का मीनिंग एग्ज़ाम में आता ही आता है। इसको हमें जो है वाइडर से पढ़ना है। ठीक है, तीनों का जो है मीनिंग पढ़ लिया। कीमत लोच क्या होती है,
आय लोच क्या होती है, तिरछी लोच क्या होती है, ये सब हमने पढ़ लिया। लेकिन हमें डिटेल में जो पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है? डिटेल में हमें पढ़ना है कीमत लोच के बारे में। कीमत लोच क्या होती है ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये डिस्कशन करता है कि अगर वस्तु की कीमत जो है वो बढ़ती है तो मांग कितनी घटी, और अगर वस्तु की कीमत घटती है तो मांग कितनी बढ़ी। तो ये जो है ये डिस्कशन करता है कीमत और मांग के बारे में। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि भाई कौन कौन से मेथड्स होते हैं, हम कैसे मेज़र कर सकते हैं इसको, इसके अंदर कौन कौन सी श्रेणियाँ होती है, ये सारी की सारी चीज़ें हम जो है इसके रिगार्डिंग पढ़ने वाले हैं। देखिए, अगर हम बात करें इसको मापने की, इस वाले की अगर हम बात करें, कीमत लोच की मैं बात कर रहा हूँ, इसको अगर हम मापने की बात करें तो इसके अंदर अलग अलग तरीके की विधियाँ होती हैं कि भाई अब हमें बताना है कि कीमत बढ़ने से भाई मांग कितनी घटी, इस चीज़ को मैं कैसे मेज़र करूँ। तो इसको मापने के सबसे पहली जो विधि होती है उसको हम कहते हैं कुल व्यय विधि। दूसरी जो विधि होती है इसको हम कहते हैं प्रतिशत विधि, इसको जो है अनुपातिक विधि भी आप कह सकते हो। और तीसरी जो होती है इसको कहते हैं ज्यामितिक विधि, या इसको आप जो है बिंदु विधि भी इसको आप जो है कह सकते हो। वैसे तो और भी मेथड्स होते हैं इसको मापने के, बट अभी हमारे सिलेबस में कक्षा 12वीं तक यही 3 मेथड है और मेथड नहीं है। तो हम सबसे पहले समझिए भाई कुल व्यय विधि क्या होती है, प्रतिशत विधि क्या होती है, ज्यामिति विधि क्या होती है, इन सबसे मांग की लोच कैसे निकालते हैं ये हमको पढ़ना है, और कैसे इसमें क्वेश्चंस आते हैं। बट उससे पढ़ने से पहले जब हम इनमें मांग की लोच को निकालेंगे तो उसमें हमारा कुछ आंसर आएगा। तो वो जो आंसर आएगा हमें बताना पड़ेगा कि भाई ये मांग की लोच कैसी है। उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा इसकी श्रेणियाँ, इसको कोटियाँ भी कहते हैं, मांग की लोच की श्रेणियाँ या मांग की लोच की कोटियाँ। जैसे कि सबसे पहला जो होता है इसको कहते हैं पूर्ण बेलोचदार मांग। पूर्ण बेलोचदार मांग जो है क्या होती है बेटा, ध्यान से समझिएगा, इसका मीनिंग एग्जाम में आता ही आता है। पूर्ण बेलोचदार मांग के ऊपर पूर्ण बेलोचदार और पूर्ण लोचदार, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा ही जाएगा। तो इसको आप जो है बहुत ही अच्छे से समझिए ये क्या होता है। पूर्ण बेलोचदार का मतलब ये होता है कि भाई जो वस्तु की कीमत है, मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ पहले तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसका जो डायग्राम होता है वो बनता है कुछ इस तरीके से, y x, यहाँ पे कीमत आती है, यहाँ पे मांग आती है, ठीक है। इसका जो डायग्राम है वो बनता है इस तरीके से कि भाई कीमत चाहे, जैसे मान लो कीमत चाहे 20 रुपये हो जाए, कीमत चाहे 40 रुपये हो जाए, कीमत चाहे 60 रुपये हो जाए, लेकिन डिमांड अपनी जगह से नहीं हिलेगी, डिमांड वहीं की वहीं रहेगी। इसका जो डिमांड कर्व है वो कैसा बनता है? ये y अक्ष है, इसको कहते हैं y अक्ष के समांतर, पैरेलल टू y एक्सिस। कभी कभार एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि y अक्ष के समांतर कब जो है मांग वक्र बनता है। ऐसी स्थिति में मांग की लोच क्या होती है? तो बेटा आपको ध्यान रखना है, पूर्ण बेलोचदार मांग जब होती है उस स्थिति में जो मांग वक्र होता है वो y अक्ष के समांतर बनता है, और मांग की लोच को ED से डिनोट करते हैं। ED का मतलब होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और ED ऐसी सिचुएशन में कैसा होता है? ED ऐसी सिचुएशन में 0 होता है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये।
ऐसा भी आ जाता है कि जब ED इज इक्वल टू 0 होता है तो मांग वक्र की आकृति कैसी होती है, ऐसा भी आ जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। दूसरा जो है वो है पूर्ण लोचदार, पूर्ण लोचदार मांग। इस पे क्या होता है, ED इज इक्वल टू इन्फिनिटी। मतलब कि अच्छा, इसका मतलब समझिए ज़रा बेटा, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, जीरो का मतलब बता रहा हूँ मैं पहले आपको। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कोई क्वेश्चन कर रहा हूँ किसी भी विधि से, चाहे मान लो मैं प्रतिशत विधि से कोई क्वेश्चन कर रहा हूँ और मेरे उस क्वेश्चन का आंसर 0 आ गया, तो इसका मतलब ये है कि वो जो वस्तु है उसकी मांग कैसी है, उसकी मांग पूर्ण बेलोचदार मांग है। ऐसी कौन सी वस्तु होती है, ये कौन सी वस्तु होती है, ये होती है अनिवार्य वस्तु। अनिवार्य वस्तु की जो मांग होती है वो पूर्ण बेलोचदार होती है। जैसे कि नमक, आंधी आ जाए या तूफान आ जाए, मांग उतनी रहेगी जितनी है, चाहे नमक की थैली 20 की मिले, चाहे 40 की मिले, 60 की मिले, इनफैक्ट 200 रुपये की भी अगर मिले तो घर में जितनी यूज़ होती है उतनी ही यूज़ होगी, क्योंकि इसका मार्केट में कोई सब्सिट्यूट ही नहीं बना कि उपभोक्ता नमक की जगह कुछ दूसरा यूज़ कर ले। तो नमक, अनिवार्य वस्तु जितनी भी होती है उनकी मांग कैसी होती है, उनकी मांग बेटा पूर्ण बेलोचदार होती है। अब हम बात करते हैं पूर्ण लोचदार की। पूर्ण लोचदार इसका अपोजिट है पूरा, कि कीमत तो स्थिर रहती है, कीमत तो स्थिर रहती है, जबकि डिमांड जो है वो चेंज होती रहती है। Q1, Q2, कीमत फिक्स रहती है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आता। ऐसी स्थिति में मांग की लोच ED इज इक्वल टू इन्फिनिटी होती है। तो आप बोलेंगे भाई, जैसे आप बोल रहे हैं अनिवार्य वस्तु का होता है, ये भी पूछ लेता है बेटा, इसको कहते हैं एक्स अक्ष के समांतर। वो पूछ लेता है कि मांग वक्र एक्स अक्ष के समांतर कब बनता है, या जब मांग की लोच अनंत होती है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अनंत। जब मांग की लोच अनंत होती है तो मांग वक्र कैसा बनता है, ऐसा आ जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। तो आपको पता होना चाहिए ऐसी स्थिति में एक्स अक्ष के समांतर बनता है और इसको पूर्ण लोचदार मांग कहते हैं, जिसकी कीमत में तो कोई भी परिवर्तन नहीं होता लेकिन फिर भी मांग बढ़ती और घटती रहती है। तो आपका क्वेश्चन होगा भाई, जैसे आपने बोला भाई ये तो अनिवार्य वस्तु की होती है नमक, तो ऐसी कौन सी वस्तु है जिसकी प्राइस फिक्स रहते हैं और भाई मांग में जो है बढ़े जा रही है घटे जा रही है। तो ये बेटा काल्पनिक है, मतलब कि रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, केवल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। प्रैक्टिकली ऐसी कुछ चीज़ नहीं होती कि किसी वस्तु पे ऐसी कोई कंडीशन अप्लाई हो। तीसरी जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इकाई के बराबर। इकाई के बराबर का क्या मतलब होता है, इकाई के बराबर का मतलब ये होता है, ऐसी स्थिति में ED इज इक्वल टू 1 होता है। ऐसी स्थिति में मैं वक्र बनाता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए मैं जो है बेटा, यहाँ पे कीमत आती है, यहाँ पे मांग आती है, ठीक है। मान लीजिए मैं जो है 5 रुपये पे किसी वस्तु की 10 क्वांटिटी को बाय करता था। 5 पे किसी वस्तु की, या मान लीजिए 10 रुपये पे किसी वस्तु की 10 क्वांटिटी बाय करता था। अगर उस वस्तु की कीमत अगर उस वस्तु की कीमत 20 रुपये हो जाती है, अगर उस वस्तु की कीमत 20 रुपये हो जाती है, या इसको जो है बेटा, इसको लिखिए 20, 10 रुपये पे मैं किसी वस्तु की 20 मांग करता था। अगर उस वस्तु की कीमत 20 रुपये हो जाती है तो मैं उस वस्तु की कितनी मांग कर रहा हूँ, 10। कॉन्सेप्ट समझिए क्या है, कि जितना चेंज कीमत के अंदर आया है उतना ही चेंज जब मांग में आता है। जब दोनों का चेंज इक्वल होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जब कीमत में प्रतिशत परिवर्तन जो है जब वो बराबर होता है मांग में
प्रतिशत परिवर्तन के, मतलब कि जितनी कीमत बढ़ी है उतनी ही मांग घटी है, या जितनी मांग घटी है उतनी ही जितनी कीमत मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जितनी अगर कीमत बढ़ी है उतनी ही अगर मांग घटी है, या जितनी भी कीमत घटी है उतनी ही अगर मांग बढ़ी है, मतलब जब दोनों का जो चेंज है जब वो बराबर का होता है, तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच कैसी होती है, ED इज इक्वल टू 1। और ऐसी स्थिति में जो कर्व है वो कैसा बनेगा, वो बनेगा आपका, दोनों बिंदुओं को हम मिला देते हैं तो कर्व जो है कुछ इस तरीके का बनेगा। अब चौथा और पांचवा जो होता है उसको ज़रा ध्यान से समझिए। इसको कहते हैं इकाई से कम, इकाई से कम कहते हैं इसे, इकाई से कम लोचदार मांग, इकाई से कम लोचदार मांग। अब ये क्या दिक्कत होती है, इसको जो है बेटा आप, इसको जो है आप इकाई से कम लोचदार मांग को बेलोचदार भी कह सकते हो। ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा हूँ मैं, बेलोचदार भी कह सकते हो, ठीक है, या जो है बेलोचदार कह सकते हो। ये जो अभी मैंने ऊपर पढ़ाया था ये पूर्ण बेलोचदार है, पूर्ण बेलोचदार, ठीक है। और इसके आगे बेलोचदार, पूर्ण वर्ड नहीं लगाया मैंने, पूर्ण नहीं लगाया मैंने आपको। बेलोचदार एक अलग चीज़ होती है और पूर्ण बेलोचदार एक अलग चीज़ होती है। पूर्ण बेलोचदार तब जब 0 है, और ये कब जब आंसर मेरा लेस देन 1 आएगा, जब मेरा आंसर 1 से छोटा आएगा, 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, लेकिन 0 से बड़ा आएगा, 0 से बड़ा आना चाहिए। ED जो है वो 0 से तो बड़ा होना चाहिए लेकिन 1 से छोटा होना चाहिए। ऐसी स्थिति में जो मांग की जो लोच होती है उसे इकाई से कम या बेलोचदार मांग जो है कहते हैं। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं इसमें। आप इसको कम बेलोचदार भी लिख सकते हो, किसी बुक में कम बेलोचदार भी लिखा जाता है इस चीज़ को। अब इसका ज़रा कॉन्सेप्ट समझिए। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, इसका कॉन्सेप्ट है कुछ इस तरीके का। मान लीजिए मैं जो है बेटा इतनी कीमत मैं जो है 10 रुपये पे 20 क्वांटिटी ख़रीद रहा था, ठीक है। अब क्या हुआ, कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई, कीमत हो गई 60 रुपये, कीमत हो गई 60 रुपये, जबकि मांग में कितना चेंज आया, मांग में चेंज आया इतना। कीमत देखिए, कीमत तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, कीमत तो 10 से 60 पे पहुंच गई, और मांग में केवल इतना चेंज आया। मतलब कि कीमत का जो चेंज है वो बहुत ही ज़्यादा है एज़ कंपैरिजन टू मांग का। कीमत ये रही और मांग ये रही। कीमत का जब प्रतिशत परिवर्तन बहुत ज़्यादा हो जाता है मांग से, तो कर्व अब कैसे बनेगा, बहुत ही ज़्यादा, देखो कैसा, इस वाले कर्व में और इस वाले कर्व में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये थोड़ा ढालू है, फ्लैटर है बहुत ज़्यादा, और जबकि ये वाला ये कम ढालू है। और ऐसी स्थिति में ये होता है, ऐसी स्थिति में क्या होता है, ED लेस देन 1। और अगर सिचुएशन उल्टी हो जाए, अगर ऐसा हो जाए बेटा, अगर ऐसा हो जाए कि मान लीजिए ये कीमत है, ये मांग है, कि कीमत तो इतनी सी बढ़ी, मांग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया। जैसे मैं 10 पे 20 खरीद रहा था, कीमत केवल 10 से 20 हुई, मांग हो गई 5। अब इतनी सी कीमत बढ़ने से मांग इतनी घट गई, उल्टा ही हो गया उस वाले से। तो ऐसी सिचुएशन में कर्व देखो कितना ढालू बनेगा, कर्व बहुत ज़्यादा ढालू बनेगा। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ED ग्रेटर देन 1, इकाई से अधिक लोचदार, ठीक है, इकाई से अधिक लोचदार, या इसको आप केवल लोचदार भी कह सकते हो या अधिक लोचदार भी कह सकते हो। ये सब एक ही चीज़ें होती हैं। ये 5 तरीके की श्रेणियां होती हैं, ठीक है जी। मैं पहले आपको लिंक
बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मांग की कीमत लोच की श्रेणियाँ या कोटियाँ इसको कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? मांग की कीमत लोच की श्रेणियाँ। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, श्रेणियाँ या कोटियाँ लिख दिया मैंने। किसकी है ये है मांग की कीमत लोच की, ठीक है। मांग की कीमत लोच की श्रेणियाँ या कोटियाँ, इनके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आने आते हैं। पूर्ण बेलोचदार क्या होती है, मीनिंग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पूर्ण लोचदार क्या होती है, इन दोनों के ऊपर तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसको तो कब एक्स अक्ष के समांतर होता है, कब वाई अक्ष के, और हो सकता है सारे के सारे पूछ ले क्योंकि मांग की कीमत लोच की कोटियाँ बताइए। इकाई के बराबर का मतलब क्या होता है, इकाई से कम और इकाई से अधिक का क्या मतलब होता है, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया है। अब हम बात कर रहे थे कि जी इसके तो 3 मेथड हैं कि जी मांग की लोच को मापने के 3 तरीके के मेथड हैं। किसी से भी हम जो है मेज़र कर सकते हैं। कुल व्यय विधि है, प्रतिशत विधि है, बिंदु विधि है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुल व्यय विधि जो है ये क्या कॉन्सेप्ट है। कुल व्यय विधि को समझने से पहले आपको ज़रा ये समझना पड़ेगा कि कुल व्यय क्या होता है। कुल व्यय जो है वो बेटा मल्टीप्लाई होता है पी और क्यू का। मैं अगर ये बोलूँ एक पेन 2 रुपये का है, मैंने 5 पेन खरीदे, पी से बेटा प्राइस है और क्यू से क्वांटिटी है, ठीक है। एक पेन 2 रुपये का है, मैंने 5 पेन खरीदे, तो भाई कितने रुपए का खर्चा हुआ, सिंपल सी बात है 10 रुपये का खर्चा होगा, 2 इंटू में 5। तो व्यय कैसे निकलता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। कुल व्यय विधि के अंदर क्या होता है, कुल व्यय विधि के अंदर मैंने आपको 5 तरीके की कोटियाँ बताई हैं, ठीक है। तो इसके अंदर 3 कोटियों के रिगार्डिंग चर्चा की जाती है। कौन कौन सी कोटियाँ हैं वो जो कोटियाँ हैं वो है ED ग्रेटर देन 1, ED लेस देन 1 और ED इक्वल टू 1। यहाँ 0 और अनंत के बारे में चर्चा नहीं की जाती है। तो कुल व्यय विधि के अंतर्गत कब मांग की लोच इकाई से अधिक होती है, कब कम होती है और कब बराबर होती है, इसको ज़रा समझेंगे। कुल व्यय विधि क्या होती है अभी मैं उसको नहीं बता रहा हूँ, पहले ज़रा कॉन्सेप्ट समझिए क्या है, अर्थ में क्या लिखेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। पहले हम समझते हैं कब मांग की लोच को कुल व्यय विधि के अंदर ED ग्रेटर देन 1 कहा जाता है। यहाँ पे हम लिखते हैं P, यहाँ पे हम लिखते हैं Q और यहाँ पे लिखते हैं P इंटू Q, मतलब कि कुल व्यय लिख देते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक पेन पहले 6 रुपये का था, मैं 5 पेन खरीद रहा था, तो कितने पैसे खर्च हो रहे थे बेटा, या मान लीजिए चलो 10 पेन खरीद रहा था, मैं 60 रुपये खर्च हो रहे थे। अब पेन 5 रुपये का हो गया, तो सिंपल सी बात है अब तो मैं ज़्यादा खरीदूंगा ना, 15 खरीद रहा हूँ मैं, अब कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, 75 रुपये। अब पेन 4 रुपये का और घट गया, अब तो और ज़्यादा खरीदूंगा, 20 खरीद रहा हूँ मैं, अब कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, 80 रुपये। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमको इसको और इसको कंपेयर करना होता है। कीमत क्या हो रही है, घट रही है, 6, 5, 4 कीमत घट रही है, और जबकि कुल व्यय देखो, कुल व्यय क्या हो रहा है, कुल व्यय बढ़ रहा है 60, 75, 80। तो जब बेटा कीमत घट रही है और आपका जो कुल व्यय है वो बढ़ रहा है, या अगर कीमत बढ़े और आपका जो कुल व्यय है वो घट जाए, मतलब कि जब दोनों विपरीत दिशा में जाते हैं, कौन दोनों, कीमत और कुल व्यय, एक चीज़ घट रही है तो दूसरी बढ़ रही है, और एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है, तो ऐसी स्थिति में ED ग्रेटर देन 1। अच्छा जी ठीक है, इधर समझिए, P, Q और P इंटू Q। जब पेन 6 का था तो मैं 10 खरीद रहा था, तो कुल व्यय कितना हो रहा है, 60 रुपये का। अब पेन 5 का हो गया, अब मान लो मैं खरीद रहा हूँ 12, ठीक है। तो सॉरी बेटा 12 नहीं खरीद रहा, अब मैं खरीद रहा हूँ 11, तो कितना हो गया, 55। अब पेन और 4 रुपये का हो गया, अब कितना खरीद रहा हूँ मैं,
अब खरीद रहा हूँ 13, कीमत घट रही है तो मैं पेन ज़्यादा खरीदूंगा। हाँ ठीक है, पहले के कंपैरिजन में पहले तो बहुत ज़्यादा खरीद रहा था, अब खरीद रहा हूँ ज़्यादा लेकिन उतनी क्वांटिटी में नहीं। अब कितने पैसे खर्च हो रहे हैं? 52 रुपये। अब कीमत देखो, कीमत भी घट रही है, और अब आप कुल व्यय देखो, कुल व्यय भी घट रहा है। 60 से 55 हो गया, 55 से 52 हो गया। मतलब कि जब 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 कीमत भी घट रही है और कुल व्यय भी घट रहा है, और या कीमत भी बढ़ रही है और कुल व्यय भी बढ़ रहा है, इसको क्या कहते हैं कि जब दोनों समान दिशा में जाते हैं, समान दिशा में, तो ऐसी स्थिति में जो लोच होती है वो लेस देन 1 होती है। समान दिशा का मतलब एक चीज़ घट रही है तो दूसरी भी घट रही है, एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है। अब एक और समझिए, P Q, P इंटू में Q। जब पेन 6 का था मैं 10 खरीद रहा था 60 रुपये, अब पेन 5 रुपये का हो गया मैं 12 खरीद रहा हूँ 60 रुपये, अब पेन 4 रुपये का हो गया मैं 15 खरीद रहा हूँ 60 रुपये। अब समझिए, अब कीमत घट रही है लेकिन ये तो जिद पे अड़ा हुआ है, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, ये तो वैसे का वैसे ही है। तो जब कीमत के घटने से या कीमत के बढ़ने से कुल व्यय में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, ऐसी स्थिति में क्या होता है बेटा? ऐसी स्थिति में जो मांग की लोच होती है वो ED इज इक्वल टू 1 होती है। तो ये तीनों की तीनों स्थितियाँ आपको विद टेबल, ये जो मैंने यहाँ बनाई है, आपको वहाँ बना कर आनी है। आपको लिखना है कि कुल व्यय विधि के अंतर्गत हम क्या करते हैं, कुल व्यय विधि के अंदर हम दो चीज़ों की तुलना करते हैं। किन दो चीज़ों की? कीमत परिवर्तन से पहले कुल व्यय कितना था और कीमत परिवर्तन के बाद कुल व्यय कितना है। इस मेथड के अंदर कुल व्यय का कंपैरिजन किया जाता है कि परिवर्तन से पहले कितना था और परिवर्तन के बाद कुल व्यय कितना हो गया, बढ़ा है घटा है उतना ही है, ये किया जाता है इस मेथड के अंदर। थ्योरेटिकल वो है, इसको ज़रा ध्यान से समझेंगे। ये पूरा क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का, ठीक है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, अर्थ लिख देंगे, तीनों स्थितियाँ बता देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस पे छोटा क्वेश्चन नहीं आ सकता। मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा कि सबा 5 रुपये पर किसी वस्तु की 10 इकाइयों का क्रय करती है। जब वस्तु की कीमत 10 रुपये हो जाती है, तब वह 5 इकाइयों का क्रय करती है या मांग करती है, कुछ भी लिख सकते हैं, क्रय करती है। ये क्वेश्चन लिख दिया उन्होंने यहाँ। और अब वो कहता है कि कुल व्यय विधि द्वारा मांग की लोच बताइए। कुल व्यय विधि द्वारा मांग की लोच बताइए। अब ऐसी स्थिति में कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन आ गया ये तो पूरा का पूरा। तो ऐसी स्थिति में लोच जो है वो किस तरीके से निकलती है? टेबल बनाएंगे, P Q और P इंटू में Q, ये टेबल बना देंगे, ठीक है। 5 रुपये पे 10 इकाइयों का क्रय हो रहा है, तो 5 धाम 50। 10 रुपये पे 5 इकाइयों का क्रय हो रहा है, तो 5 धाम 50। कीमत घटी लेकिन जो मेरा कुल व्यय है वो तो उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में अभी मैंने आपको बताया ED इज इक्वल टू 1 होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। छोटा सा क्वेश्चन होगा और बोलेगा कुल व्यय विधि द्वारा बताइए, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि इस प्राइस पे कितनी खरीदा था, अब कुल व्यय कितना है,
इस प्राइस पे कितनी खरीद रहा है, अब कुल वह कितना है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो भाई ईडी ग्रेटर देन 1 है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो लेस देन 1 है, और अगर कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा तो भाई ईडी इज इक्वल टू 1 होता है। सबा इतनी बात समझ में आ रही है, ये ऊपर से जा रही है? सर जी आ रही है। अच्छा, अब हम बात करते हैं प्रतिशत विधि की। प्रतिशत विधि जो है ये क्या होती है, इसको अनुपातिक विधि भी कहते हैं। ये बेटा बहुत इम्पॉर्टेंट विधि है, ठीक है। इसमें कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, सीधा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें आपको सिर्फ दो फॉर्मूले लर्न करने हैं। एक होता है ईडी इज इक्वल टू मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। एक तो ये वाला आपको लर्न करना है। इस पे क्वेश्चन किस तरीके से आता है, बहुत इजी है। वो आपको बोलेगा कि किसी वस्तु की मांग में 10% की एक मिनट रुको, हम आते हैं। किसी वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि होने से उस वस्तु की 5% मांग घट जाती है। मांग की लोच ज्ञात कीजिए। मांग की लोच ज्ञात कीजिए। अभी मैं इस वाले मेथड का आपको वो बता रहा हूँ, बहुत इजी है। देखो क्या करना है, मांग में कितना प्रतिशत हुआ बेटा, 5%, 5 यहाँ लिख दीजिए, प्रतिशत नहीं लगाना। कीमत में कितना हुआ है, 10, प्रतिशत नहीं लगाना, 10। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2 कितना हो गया, 0/5। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। कोई माइनस नहीं लगाना, कोई कुछ नहीं लगाना। बहुत सारी बुक्स के अंदर ऐसा लिखा रहता है कि जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि 5% की घट जाती है, तो किसी बुक के अंदर ऐसा लिखा रहता है लाइक -5/10 ऐसा लिखा रहता है, फिर एक यहाँ माइनस लगाते हैं। ये कुछ नहीं करना बेटा, ठीक है, कुछ नहीं करना, ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। और एक ऐसा आ सकता है, एक और देख लीजिए। वो बोलता है कि अगर मांग की लोच 2 है और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन 10 है, तो मांग में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। ये भी बहुत इजी है। अब देखिए मैंने फॉर्मूला बताया, ईडी इज इक्वल टू मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो बेटा मांग ये क्या है, ये मांग की लोच है। इस क्वेश्चन में ये दे रखा है मांग की लोच 2 है, तो 2 इज इक्वल टू, ये मुझे नहीं पता अब की बार, ये मुझे निकालना है। उसने बोला मांग में प्रतिशत परिवर्तन निकालिए, मांग में प्रतिशत परिवर्तन निकालिए, और कीमत का दे रखा है, कीमत का कितना है 10, परसेंटेज नहीं लगानी। इसको इधर ले आइए, 10 दूनी 20, तो 20% आंसर हो जाएगा आपका। सब समझ में आ रहा है? तुम्हें न्यूमेरिकल कम समझ में आते हैं? आ गया सर। ये बहुत आसान है बेटा, तो ये आता है अगर, तो इसको आप जो है कर सकते हो। अच्छा, आप इसके और भी क्वेश्चन कीजिएगा अपनी बुक्स के, और अगर जो भी ना हो वो मेरे से पूछिएगा, क्योंकि इसमें इसका कोई टफ क्वेश्चन नहीं होगा। अब यही जो फॉर्मूला है बेटा, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो मैंने अभी ऊपर वाला बताया है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि
डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी मल्टीप्लाई पी जीरो क्यू जीरो, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब ये क्या दिक्कत है ये समझिए। पी जीरो का मतलब होता है पुरानी कीमत, क्यू जीरो का मतलब क्या होता है, पुरानी मांग, और ये डेल्टा पी क्या होता है, ये होता है पी वन माइनस पी जीरो। पी वन का मतलब नई कीमत, पी जीरो का मतलब क्या होता है, पुरानी कीमत। जबकि डेल्टा क्यू क्या होता है, ये होता है क्यू वन माइनस क्यू जीरो। क्यू वन क्या है, नई मांग, क्यू जीरो क्या है, पुरानी मांग। ये है बेटा इसका, ठीक है। मैंने अभी ऊपर ये क्वेश्चन लिखा था, ये वाला, इसी को हम कॉपी करते हैं और नीचे ले आते हैं। ये आ गया यहाँ पे। हम जो है इसी क्वेश्चन को किससे करेंगे, प्रतिशत विधि से। सेम क्वेश्चन है कि 5 रुपये पे 10 इकाइयाँ खरीदती है, और जब कीमत 10 रुपये हो जाती है तो अब वो 5 इकाई खरीद रही है, लेकिन अब मुझे प्रतिशत विधि द्वारा मांग की लोच बतानी है, ठीक है। प्रतिशत विधि द्वारा मांग की लोच, इस फॉर्मूले में यहाँ पे आपको माइनस लगाना है बेटा। ये माइनस कब लगता है कब नहीं लगता वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न है बच्चों को। पहले इस क्वेश्चन पे आइए। जब कीमत 5 रुपये थी, 5 रुपये पे किसी वस्तु की 10 इकाइयाँ खरीदी थी, तो क्यू जीरो कितना है, 10, कि भाई 5 रुपये पे 10 खरीद रही थी, 5 रुपये पे 10 खरीद रही थी। ये क्वेश्चन में दे रखा है मुझे यहाँ पे, ये रहा। जब वस्तु की कीमत 10 रुपये हो जाती है, मतलब पहले कितनी थी, पहले 5 थी, अब 10 हो गई, तो अब 10 हो गई तो मतलब P1 कितना है, 10। P0 का मतलब क्या बोला मैंने बेटा, पुरानी कीमत, पहले कितनी थी 5 रुपये, अब कितनी हो गई 10 रुपये। तो अब सवा कितनी खरीद रही है, अब खरीद रही है 5, तो इसलिए ये नहीं मांग है, क्योंकि कीमत बदलने के बाद उसकी डिमांड चेंज हो गई। पहले जो थी वो 10 थी, अब 5 है, तो ये नहीं मांगे, ये पुरानी मांगे। तो मैं यहाँ से डेल्टा P निकाल लेता हूँ, P1 माइनस P0 कैसे निकलेगा, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। डेल्टा Q भी निकाल लेता हूँ, Q1 माइनस Q0, 5 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस का 5। क्या निकालना है बेटा मेरे को निकालनी है मांग की लोच, ठीक है। फॉर्मूला लगाता हूँ, ED इज इक्वल टू, माइनस आता है डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P मल्टीप्लाई P0 Q0। सारी वैल्यू है बेटा आपके पास, P0 Q0 डेल्टा P डेल्टा Q सब निकाल रखी है आपने, सिर्फ पुट करना है। माइनस डेल्टा Q की वैल्यू क्या है, माइनस का 5, डेल्टा P की क्या है 5, P0 की वैल्यू क्या है 5, Q0 की वैल्यू क्या है 10। माइनस से माइनस कट गया, 5 से 5 कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आया आंसर 1/2। इसको हम क्या लिखेंगे 0.5। कितना आया ED इज इक्वल टू 0.5। ये आ गया बेटा, मतलब आपका जो आंसर है इकाई से कम आया है, 1 से कम आया है। यही तो इसका मतलब है, 1 से कम आया है। ऊपर देखिए, जब हमने इसको कुल वैसे करा था, जब मैंने इसको कुल वैसे करा था, सॉरी 1 आया यहाँ तो गलत कर दिया क्या, नीचे कुछ गलत कर दिया क्या। P0 कितना है, P0 जो है 5 है, 5 रुपये पे 10 इकाइयाँ खरीद रही थी, और 10 रुपये पे जब कीमत बढ़ गई तो ये जो है 5 खरीद रही है, ठीक है। तो P1 माइनस P0, 10 माइनस 5 5 आ गया, और 5 माइनस 10 ये भी माइनस का 5 आ गया। डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P P0 Q0, ठीक है। और
और डेल्टा क्यू कितना है, माइनस का 5 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई P0 5 Q0 कितना है, Q0 जो है ये 10 है, तो ये कितना हो गया, माइनस से माइनस कट गया, 5 से 5 कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2 0.5। या यहाँ तो ठीक किया हमने, यहाँ क्या दिक्कत हो रही है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 5 रुपये पे 10 इकाइयाँ खरीद रही थी, ठीक है, और 10 रुपये पे 5 खरीद रही थी, ठीक है, ठीक है, दोनों इसको यहीं छोड़ दीजिए अभी। ये आ गया आपका आंसर, इसको भी यहाँ से हटा दीजिए 0.5। इसमें बेटा और भी टफ क्वेश्चन आते हैं, बट आपके बोर्ड में मुझे CBSE में बहुत टफ आते हैं, ठीक है, बहुत सारे टफ क्वेश्चन है लेकिन आपके उसमें मांग की लोची निकालने के लिए आएगी। सब कुछ दे रखा होगा, चारों डिजिट दे रखी होंगी, P0 भी दे रखा होगा, Q0 भी दे रखा होगा, केवल डेल्टा P और डेल्टा Q निकालना है आपको, आपका आंसर आ जाएगा। बट और भी ऐसे टफ क्वेश्चन है, आप पहले अपनी बुक से क्वेश्चनों को कीजिएगा मांग की लोच के, अगर वो ना हो कोई अलग टाइप का क्वेश्चन आपसे वो बेटा P1 भी निकालने के लिए पूछ सकता है, आपसे वो Q1 निकालने के लिए भी पूछ सकता है, बट आपके बोर्ड में इतने टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो क्वेश्चन होंगे, हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो फिर मैं बताऊंगा, मेरे से पूछिएगा। अब हम एक लास्ट विधि की बात करते हैं, इसको कहते हैं बिंदु विधि। बिंदु विधि जो है ये क्या होती है, इसके बेटा कई सारे नाम हैं, बिंदु विधि भी इसका नाम है, एंड ज्यामितीय विधि भी इसका नाम है, ठीक है, और ग्राफीय विधि भी इसका नाम है, तो इसके कई सारे नाम हैं, ठीक है। ये जो सब के सब जो हैं एक ही चीज़ है। अब ये क्या दिक्कत है, इसको समझिए ज़रा। ये जो विधि है बेटा, ये किसने दी थी, ये दी थी इकोनॉमिस्ट हैं, इनका नाम है मार्शल। मार्शल ने जो है इस विधि को दिया है। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, AD इज इक्वल टू मांग वक्र का निचला भाग और अपॉन में मांग वक्र का ऊपरी भाग, ये इसका फॉर्मूला है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई मांग वक्र लेते हैं, ठीक है, मांग वक्र जो है वो तो वैसे बेटा ऐसा होता है, हवा में रहता है, लेकिन इस विधि को करने के लिए हमें मांग वक्र को दोनों अक्षों से जोड़ना पड़ेगा। तो मान लीजिए ये मेरा मांग वक्र हो गया, इसके ऊपर 5 पॉइंट लेने हैं, A, B, एक बिल्कुल सेंटर में ले लेते हैं, C, एक इसके ऊपर लेना है D, और एक इसके यहाँ लेना है E। 5 ही क्यों लिए, क्योंकि मांग की लोच की 5 कोटियाँ होती हैं, इस वजह से। तो अब मुझे ये बताना है कि किस किस पॉइंट पे मांग की लोच कौन सी है। ये जो C पॉइंट है, ये बिल्कुल सेंटर में है इसके, ये D पॉइंट C से ऊपर है, A से नीचे है, वो तो दिख ही रहा होगा आपको। तो अब हमें जो 5 वो चीज़ें पड़ी थी, कौन कौन सी, AD इज इक्वल टू 1 0, उसको यहाँ पे अप्लाई करना है और हमें बताना है कि क्या होगा। देखिए, अगर मैं A पॉइंट की बात करूँ, A पॉइंट पे मुझे मांग की लोच निकालनी है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या लिखा हुआ है, मांग वक्र का निचला भाग। तो इस पॉइंट से निचला भाग क्या है बेटा, A बिंदु पे मैं निकाल रहा हूँ मांग की लोच। तो A बिंदु का निचला भाग क्या है, निचला भाग है AB, और ऊपरी भाग क्या है, ऊपर तो है ही नहीं भाई, ऊपर तो ख़त्म, ये तो यहीं पे ख़त्म हो रहा है, ऊपर तो है ही नहीं इसके कुछ, तो ऊपर तो है ही नहीं इसका 0। तो जब भी बेटा किसी डिजिट के नीचे 0 आ जाता है तो ये नॉट डिफाइन हो जाता है, मतलब इस पॉइंट पे मांग की जो लोच है वो अनंत है, इस पॉइंट पे
मांग की जो लोच है वो अनंत है। कैसे हुई ये देखिए, यहाँ मैंने दिखाया, ये फॉर्मूला लगाया मैंने, मांग वक्र का निचला भाग नीचे ए बी था और ऊपरी भाग ऊपर तो है ही नहीं इसके कुछ, इसलिए मैंने नहीं 0 लिख दिया। सेम ऐसे ही अब बी बिंदु पे निकाल लेता हूँ। बी बिंदु पे क्या लगाऊंगा फॉर्मूला, यही वाला, मांग वक्र का निचला भाग। अब भाई इसके नीचे तो है ही नहीं ना, इसके नीचे तो खाली है, तो 0 लिख देता हूँ। ठीक है। मांग वक्र का ऊपरी भाग, ऊपर क्या है इसके, पूरा का पूरा बी ए या ए बी कुछ भी लिख सकते हो, ये हो गया बी ए। तो जब बेटा किसी डिजिट के ऊपर 0 होता है तो आंसर 0 आता है, जब नीचे होता है तो अनंत हो जाता है। तो इस पॉइंट पे मांग की जो लोच है वो कितनी है, 0 है। अब निकाल लेते हैं सी बिंदु पे मांग वक्र का निचला भाग। तो निचला क्या है इसका, नीचे क्या है, सी बी लिख देते हैं, सी बी, और इसका ऊपरी भाग सी ए। इसमें तो दोनों है ना बेटा, नीचे भी है और ऊपर भी है, तो इसका क्या है, सी ए। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, मैंने आपको बोला था कि ये जो है इसके मध्य में है, बिल्कुल मिडल में है, बीच में है। मतलब कि बीच में होने का क्या मतलब है बेटा, कि जितना हिस्सा ये है उतना ही हिस्सा ये है, दोनों हिस्से क्या हैं, आपस में बराबर है। मतलब कि अगर सी बी 4 है तो ये भी 4 है, तो आंसर कटेगा तो कितना आएगा, 1। समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, मतलब जो सी बी की वैल्यू है वही सी ए की वैल्यू है बेटा, दोनों वैल्यूज़ आपस में बराबर हैं। मतलब जो सी बी की वैल्यू है वही सी ए की है, तो मैं सी ए को भी सी बी लिख सकता हूँ, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1। तो मिडल पॉइंट पे कितनी है मांग की लोच, 1। क्यों है बेटा 1, क्योंकि ये दोनों हिस्से आपस में बराबर हैं। तो जब दोनों हिस्से बराबर हैं मतलब वैल्यू सेम है। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर ऊपर 4 है तो नीचे भी 4 होगा, तो कट के कितना आएगा, 1। अगर ऊपर 2 है तो नीचे भी 2 होगा, तो कट के कितना आएगा, 1। इस वजह से सी बिंदु पे क्या है, 1 है मांग की लोच। डी पे ये आपको ऐसे करके दिखाना है जैसे मैं निकाल रहा हूँ एक एक बिंदु पे। अब डी पे देखिए, इस बिंदु पे मांग वक्र का निचला भाग क्या है बेटा, डी बी। निचला भाग क्या है, डी बी, और ऊपरी भाग क्या है, ऊपरी भाग है डी ए। तो लिख देते हैं बेटा डी ए। अब देखिए ज़रा, अब मैंने जब इसको गौर से देखा तो मैंने देखा भाई ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, डी बी बड़ा है ना बेटा, और ये छोटा है। डी बी बहुत बड़ा है और डी ए छोटा है, मतलब कि ऊपर अगर 4 है तो नीचे मान लीजिए 2 है। जब भी बेटा आपका, इसको क्या कहते हैं, बेटा, इसको कहते हैं अंश, और इसको क्या कहते हैं, हर। जब भी आपका अंश जो है वो बड़ा होता है हर से, तो ध्यान रखिएगा आंसर जो है वो ग्रेटर देन 1 आता है। देख लो चाहे ऊपर 4 है नीचे 2 है, आंसर कितना आएगा, 2। ऊपर कुछ भी ले लो 2 से बड़ा, आंसर हमेशा बेटा, आंसर हमेशा आपका 1 से बड़ा आएगा। इसलिए इस पॉइंट पे मांग की लोच क्या है, ई डी ग्रेटर देन 1, और इस पे जो बची ई डी लेस देन 1 आएगा। प्रूफ भी करके दिखा सकते हो। ई बिंदु पे बची हुई है पहली बात तो मांग वक्र का निचला भाग, निचला क्या है, ई बी, इसमें क्या है, ई बी, और ऊपर क्या है, ई ए। इसमें क्या है, ये अंश है, ये हर है। इसमें क्या है, इसमें ई बी छोटा है, और ई ए बहुत बड़ा है, तो इसका क्या है, इसमें अंश छोटा है, हर बड़ा है। तो ऐसी स्थिति में बेटा आंसर जब भी आता है 1 से छोटा आता है। आपको ये पांचों जैसे मैंने एक एक बिंदु पे निकाल के दिखाए हैं, आपको ये ऐसे ही निकाल के दिखाने हैं। क्वेश्चन इसका कैसे आता है ये ज़रा कॉन्सेप्ट समझिए। क्वेश्चन इसका ऐसे आता है, या तो सीधा बोलेगा कि भाई मांग की लोच की बिंदु विधि, ज्यामितीय विधि, ग्राफीय विधि, इसका वर्णन कीजिए। ठीक है, ये तीनों इसी के नाम है बेटा, तो ये ध्यान रखिएगा। या बेटा ये क्वेश्चन ऐसे आता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एक सीधी रेखा वाले मांग वक्र पर मांग की लोच की गणना
मांग की लोच की गणना किस प्रकार की जाती है? किस प्रकार की जाती है, बताइए। ऐसे आता है बेटा ये क्वेश्चन। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। ये बस पूछ क्या रहा है, ये क्या ना क्या चाहता है। वो ये कह रहा है कि अगर कोई मांग वक्र एक सीधी रेखा वाला है ऐसा, तो इस पे मांग की लोच कैसे निकालोगे? अबे तो यही तो सीखा भी, और सीखा क्या कि अगर कोई मांग वक्र एक सीधी रेखा वाला है तो उस पर हम कैसे मांग की लोच निकालते हैं। तो ये पूछ क्या रहा है आपसे, बिंदु विधि, लेकिन पूरा घुमा दिया क्वेश्चन को। या तो सीधा ही पूछ लेगा कि मांग की लोच की ये विधि बताइए, या ऐसे घुमा देगा। तो आपको ध्यान रखना है बेटा, अगर ऐसे आ जाए तो बिंदु विधि ही पूछ रहा है वो आपसे, बिंदु विधि ही बतानी है। और इसका जो सूत्र है वो ये है, और ये करके दिखाना है आपको नीचे सारा। अब एक छोटा सा टॉपिक है, बस ये और समझ लीजिए। इसको कहते हैं मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व। प्रभावित करने वाले तत्व। अब इसमें बच्चा कंफ्यूज है बहुत। बेटा मांग को प्रभावित करने वाले अलग हैं, बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है। क्वेश्चन में मैं पूछता हूँ मांग की लोच को बताइए, बच्चा लिख देता है वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचि, संबंधित वस्तु की कीमत। वो मांग को प्रभावित करने वाले हैं, मांग को अलग प्रभावित करते हैं, मांग की लोच के अलग हैं। तो पहले क्वेश्चन में ये देख लीजिएगा कि मांग के पूछे हैं या मांग की लोच के पूछे हैं। पता चला पूछ रहा है मांग की लोच के, और तुम लिख रहे हो उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचि, संबंधित वस्तु की कीमत, तो 0 मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है इसमें। इसके घटक अलग है बेटा। इसके घटक हैं लाइक, सबसे पहला जो है वो है उपभोक्ता की आदत। जब बेटा उपभोक्ता किसी वस्तु का आदी हो जाता है, जैसे शराबी शराब के लिए हो जाता है, तो उस वस्तु के लिए मांग कैसी हो जाती है, बेलोचदार। इस टॉपिक के अंदर हमें लोचदार और बेलोचदार वर्ड्स को यूज करके एक्सप्लेनेशन देनी है कि कब लोचदार होगी, कब बेलोचदार होगी। दूसरा वर्ड है इसके अंदर समय अवधि। समय अवधि में क्या बताना है कि एक होता है अल्पकाल, एक होता है दीर्घकाल। अल्पकाल में कैसी होती है, अल्पकाल में लोचदार और दीर्घकाल में लोचदार। ये इस तरीके से इसमें एक्सप्लेनेशन। अब देख लो, इसमें तो पॉइंट अलग है ना, इसमें वो थोड़ी ना पॉइंट आ रहे उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचि, ये नहीं आ रहे इसके अंदर। तीसरा क्या है, स्थानापन्न वस्तु की उपलब्धता। मतलब जो वस्तु है उसका क्या सब्स्टिट्यूट है या नहीं है। जैसे नमक है, नमक का है या नहीं है, अगर नहीं है तो बेटा कैसी होगी, बेलोचदार। अभी मैंने आपको बताया था। और अगर है मतलब उपभोक्ता उसकी जगह कोई दूसरी वस्तु को यूज़ कर सकता है, तो अगर उसकी कीमत बढ़ती है तो वो दूसरी ले लेगा, तो लोचदार हो जाएगी। इस तरीके से इसमें एक्सप्लेनेशन देनी है। और क्या लिखोगे, और आप यहाँ पे लिख सकते हो, और यहाँ पे आप लिख सकते हो वस्तु की कीमत का स्तर, ये लिख सकते हो। मतलब कि अगर वस्तु बहुत ज़्यादा सस्ती होती है या बहुत ज़्यादा महंगी होती है तो उसकी कैसी होती है, उसकी होती है बेलोचदार। और अगर सामान्य है, नॉर्मल गुड्स है, सामान्य कीमत है, मतलब ज़्यादा ना तो बहुत महंगी है ना बहुत सस्ती है, तो उसकी कैसी होती है, उसकी होती है लोचदार। वस्तु की प्रकृति में लिखेंगे कि अगर भाई अनिवार्य है जैसे नमक, तो भाई बेलोचदार। और अगर आरामदायक है, आरामदायक का मतलब क्या होता है, जिसके बिना गुजारा हो सकता है, उसकी होती है लोचदार। एसी, फ्रिज, कार, ऐसी चीज़ें, घड़ी, जूते, ये वाली होती हैं। तो ये लिखना है इसमें एक भी देख लो वो नहीं है उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचि, संबंधित वस्तु, वो मांग के हैं बेटा, ये मांग की लोच के हैं। तो मैं पूछता हूँ मांग की लोच, हमेशा बच्चा मांग वाले लिख देता है। तो ये घटक अलग हैं, वो घटक अलग है।
इस चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा है मांग की लोच क्या होती है, कितने तरीके की होती है, कीमत लोच क्या होती है, आय लोच क्या होती है, तिरछी लोच क्या होती है। इनको नहीं पढ़ना है ऐसे डीप से, इनका केवल अर्थ पढ़ना है, केवल अर्थ, केवल अर्थ, केवल अर्थ कि भाई जब उपभोक्ता की आय बढ़ी तो मांग कितनी बढ़ी, उपभोक्ता की आय घटी तो मांग कितनी घटी, उस चीज़ को जो मापेगा वो आय लोच है। इसको कुछ नहीं पढ़ना, इसको डीप में पढ़ना था। कुल व्यय, प्रतिशत, बिंदु, ये आपने जो है डिस्कस कर लिया है। कोटियाँ क्या होती हैं, कौन से घटक प्रभावित करते हैं, कुल व्यय विधि में क्या करेंगे, प्रतिशत के क्वेश्चन कैसे करते हैं, और ज्यामितीय विधि, बिंदु विधि क्या होती है। और ये ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा। मुस्कान कुछ समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? सर जी कंप्लीट हो गया चैप्टर? हाँ जी, समझ में आ रहा है कुछ बेटा? यस सर, आ गया। आप कर लोगे इसके क्वेश्चन? यस सर, ट्राई करूँगी कल।